Hello everyone, I am Dr. Kanchan Sachanandani. I am a consultant robotic and laparoscopic GI and HPB surgeon with special expertise in GI and HPB oncosurgery. वेलकम टू माय चैनल, जहाँ पर हम बहुत ही कॉमन बीमारियों को आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। आज हम बात करेंगे गॉल स्टोन्स के बारे में, जो है पित्त की थैली में पथरी होना। ये क्या होता है, क्यों होता है और इसके लिए क्या करना चाहिए, ये आज जानेंगे। तो व्हाट आर गॉल स्टोन्स, ये होता क्या है? गॉल ब्लैडर एक छोटा सा ग्रंथ है, एक ऑर्गन है जो हमारे लिवर से जुड़ा हुआ है, जो हमारे राइट साइड ऑफ द एब्डोमेन में हमारी पसलियों के नीचे स्थिर रहता है। तो ये गॉल ब्लैडर का फंक्शन क्या है? बेसिकली जो पित्त है हमारे लिवर में बनता है और वो हमारे गॉल ब्लैडर में आके स्टोर होता है। और गॉल ब्लैडर से ये तब निकलता है जब आप बहुत ज़्यादा हेवी खाना खा रहे हैं या बहुत ज़्यादा ऑयली खाना खा रहे हैं। तो इसको डाइजेस्ट करने के लिए उतना ही पित्त लगता है। ये फैट को डाइजेस्ट करने के लिए उतने ही एंजाइम्स लगते हैं जो हमारे पित्त में रहता है, और वो हमारे पित्त की नली से नीचे होके हमारे इंटेस्टाइन्स में उतरता है। इसमें गॉल स्टोन्स बनते हैं। क्यों बनते हैं? क्योंकि हमारा जो कोलेस्ट्रॉल है, जो हमारे ब्लड से इतना ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल भारी मात्रा में हमारे गॉल ब्लैडर में आ रहा है, वो बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट होके वहाँ पर छोटे छोटे ग्रेन्स बनाने की कोशिश करता है। तो इनिशियली ये रेती बनती है इसकी, और रेती का जो ग्रेन्स है वो धीरे धीरे जुड़ जुड़ के छोटे छोटे स्टोन्स बनाने लगता है। ये छोटे स्टोन्स कभी कभार बड़ा बना के इसको एक बहुत बड़ा बॉल बना सकते हैं, जो कि 3 से 4 सेंटीमीटर का भी हो सकता है। तो ये बनते क्यों हैं? इसमें ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल होने की वजह से, या फिर इसका जो पंपिंग एक्शन है, कॉन्ट्रैक्शन है गॉल ब्लैडर का, उसका मोटिलिटी जो है, ये जो फंक्शन है वो थोड़ा कम हो जाता है। तो ज़्यादा देर ये पित्त के अंदर जमा होने से या स्थिर रहने से उसके छोटे छोटे ग्रेन्स बनने लगते हैं, वो ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट होने लगता है। और भी ज़्यादा वजह है इसके, ये ज़्यादातर 4F में पाए जाते हैं: फेयर, 40, फैट, फीमेल्स। हार्मोनल फैक्टर्स भी हैं, इसलिए इसको ज़्यादातर हम प्रेगनेंसी में भी देखते हैं। हर गॉल स्टोन्स में सिम्टम्स नहीं आते, कई बार ये साइलेंट भी रहते हैं। पर जब इसके सिम्टम्स आने शुरू हो जाए तो आप इसको पहचानेंगे कैसे? ज़्यादा एसिडिटी होना, हाइपर एसिडिटी बोलते हैं। ज़्यादा खाना खाने के बाद में पेट का ज़्यादा फूक जाना, जिसको हम ब्लोटिंग बोलते हैं। डिस्पेप्सिया होना, जैसे कि इंडाइजेशन होना, बहुत ज़्यादा खट्टी डकारें आना खाना खाने के बाद में। पेन चालू होना। पेन कहाँ होगा आपको? पेन आपके एब्डोमेन के, आपके पेट के ऊपरी हिस्से में होना, एकदम दोनों पसलियों के बीचों बीच। और वही पेन आपको राइट साइड एब्डोमेन में या फिर पीछे की तरफ बैक में पेन का रेडिएट होना, ये इसका एक सिम्टम है। जब ये पित्त की थैली से उतरकर, उसके मुंह से उतरकर पित्त की नली में जाने लग गए, तो ऐसे पेशेंट्स को बैक पेन का सिम्टम ज़्यादा होता है। और जब ये नीचे उतर के उसमें अटक जाए तो फिर जॉन्डिस का भी सिम्टम आ सकता है। इसके सिम्टम्स के अलावा इसके कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं एंड इट कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग। तो इसका ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी है। इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं? एक तो पित्त की पथरी जो है, पित्त की थैली के मुंह पे जाके अगर अटक जाए तो पित्त की थैली जो है वो सूज जाती है, बलून के जैसा सूज जाएगी, और एट वन पॉइंट ऑफ टाइम वो बलून फूट भी सकता है, जिसको हम परफोरेशन बोलते हैं। वो सूज गई तो उसके अंदर इन्फेक्शन होके उसमें बैक्टीरिया जमा हो सकते हैं और उसमें पस बन सकता है, जिसका इमरजेंसी सर्जरी करना या फिर टेम्पररी ड्रेनेज करना बहुत ज़रूरी है। तीसरा कॉम्प्लिकेशन है कि अगर वो पथरी जो है वो इतनी छोटी हो कि वो स्लिप हो जाए उसके मुंह से और पित्त की नली में जाके अटक जाए, तो ऐसे में जॉन्डिस होने की संभावना है। जॉन्डिस की वजह से इन्फेक्शन होने की संभावना है, और वो इन्फेक्शन ब्लड में भी फैल सकता है, एंड अगेन इट कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग। चौथा और बहुत ही ज़्यादा डेट्रीमेंटल कॉम्प्लिकेशन है पैनक्रेटाइटिस होना। ये पथरी जब भी पित्त की नली से भी नीचे उतर के पैनक्रियाज की नली के मुंह पे जाके अटक जाए, तो ऐसे में पैनक्रेटाइटिस हो सकता है, विच कैन बी माइल्ड, मॉडरेट और सिवियर, एंड सिवियर पैनक्रेटाइटिस कैन बी इवन लाइफ थ्रेटनिंग। इसका ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी है, इसको नज़रअंदाज मत करिएगा। सो इसको डायग्नोज कैसे करते हैं? ज़्यादातर इसको सोनोग्राफी पे या अल्ट्रासाउंड ऑफ द एब्डोमेन पे डायग्नोज किया जाता है, जो कि इसके लिए सबसे बेहतरीन इन्वेस्टिगेशन माना जाता है। इसके अलावा CT स्कैन और MRI स्कैन पे भी इसको जांचा जा सकता है। सो इसका ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट आपके सिम्टम्स पे डिपेंड करता है।
अगर आपको बिल्कुल भी सिम्टम्स नहीं है और बहुत ही छोटी पथरियाँ हैं तो शायद आपको इसका कोई सर्जरी ना लगे और सिर्फ फॉलोअप पे रखना ज़रूरी है इसको। पर अगर आपको सिम्टम्स डेवलप हो जाए, चाहे वो माइल्ड सिम्टम्स हो या सिवियर सिम्टम्स हो, इसके लिए सर्जरी करना ज़रूरी है। अब ये हमारे किडनी की पत्थर की तरह तो नहीं है जिसमें सिर्फ हम लोग पत्थर को पिघला के सिर्फ पथरी निकाल सकें। इसमें गॉल ब्लैडर का पूरा गॉल ब्लैडर ही आपको निकालना पड़ता है पथरियों के साथ में। अब आप बोलेंगे कि ये पूरा का पूरा ऑर्गन क्यों निकालना पड़ेगा? तो इसमें ऐसा है कि गॉल ब्लैडर की इनर लाइनिंग जो है उसकी अभी टेंडेंसी बन गई है आपके कोलेस्ट्रॉल को खींचना और उसके पत्थर बनाना। तो अगर आप 2 पत्थर निकाल के बाकी के लाइनिंग वैसे ही छोड़ दोगे तो फ्यूचर में और पत्थर बन सकते हैं। तो इसीलिए इसके पूरे के पूरे गॉल ब्लैडर को निकाला जाता है। अब आप पूछेंगे कि इसके गॉल ब्लैडर निकालने के बाद में इसके मेरे को आफ्टर इफ़ेक्ट्स क्या होंगे, मेरा डाइजेशन तो बिगड़ जाएगा। हाँ, टेम्पररली आपका डाइजेशन बिगड़ सकता है क्योंकि आपकी बॉडी को अभी गॉल ब्लैडर नहीं है ये बताने के लिए या इस चीज़ को अडेप्ट होने के लिए समय लगेगा। तो एक साधारण हम 1 से 2 महीने के बीच तक के हम बोलते हैं कि सर्जरी के बाद में आपको अपने डाइट पे बहुत फोकस करना है। आपको बिल्कुल भी ऑयली और ज़्यादा स्पाइसी फूड नहीं खाना है। इससे आपके पित्त का जो गाढ़ापन है वो कम हो जाएगा और धीरे धीरे बॉडी अडेप्ट कर लेगी और डाइजेशन बेहतर होते जाएगा। इसको हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? तो हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं एक बहुत ही हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करके और हमारे डाइट में थोड़े से मॉडिफिकेशंस करके। डाइटरी मॉडिफिकेशंस का मतलब है जंक अवॉइड करना और बहुत ज़्यादा खाना एक साथ ना खाना। अगर आपको भूख ज़्यादा लगे तो आप हर 2 या 3 घंटे में थोड़ा थोड़ा खा सकते हैं, पर बहुत सारा एक साथ खाना खाएंगे तो उतना आपका पित्त का थैली जो है या फिर गॉल ब्लैडर का जो फंक्शन है, स्टोरेज है, वो उससे कॉम्पनसेट नहीं कर पाएगा। दूसरी चीज़ है आपको हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करना है जिसमें फिजिकल एक्सरसाइजेस दे कैरी अ वेरी हाई इम्पोर्टेंस। फिजिकल एक्सरसाइजेस में चाहे वो आपका वॉकिंग हो गया, चाहे रनिंग हो गए, चाहे स्विमिंग हो गया, चाहे आपका कोई भी आउटडोर गेमिंग एक्टिविटीज़ हो गया जैसे टेनिस, बैडमिंटन, एनीथिंग दैट मेक्स यू स्वेट। हर पेशेंट को जिसे भी गॉल स्टोन है उसे एक डॉक्टर की, एक GI सर्जन की सलाह लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आपको किसी भी पॉइंट पे इसकी सर्जरी लग सकती है। फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ ऑन GI एंड HPV, पित्त की नली, पित्त की थैली, पैनक्रियाज, आपका लिवर और अन्न नली के बारे में जानने के लिए काइंडली सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन। थैंक यू।